योगः कर्मसु कौशलम। गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि ये जो यूजीसी स्पॉन्सर्ड गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ने जिसे आयोजित किया, इस रिफ्रेशर कोर्स के अंदर मैं आप सभी पार्टिसिपेंट का यहाँ पे बहुत दिल से आभार और स्वागत करता हूँ। और स्पेशली जो है वो डॉक्टर परीक्षित सिंह मंडोरा सर, जिन्होंने जो इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने मुझे एक मौका दिया अपनी ही फील्ड के लोगों से एक इंटरेक्ट करने का, क्योंकि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत नया हम फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए नहीं है, पर नहीं होते हुए भी आज के इस सिनेरियो में, इस समय में ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसे कॉमन या बहुत सामान्य सा मान सकते हैं, लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स इन डेली रूटीन लाइफ। हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि हम इसके फैमिलियर हैं, मगर दुनिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और चूंकि हम एम्बेसडर्स हैं सारे के सारे, कहीं ना कहीं हमारी ही भूमिका है, हमारा ही रोल है इस चीज को एक्सटेंड करने में, बढ़ाने में। मैं यहाँ देख रहा हूं कि 84 पार्टिसिपेंट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। बहुत ऐसी फैकल्टीज भी होंगी जो बहुत ही अपने क्षेत्र में, मतलब फिजिकल एजुकेशन में अपने स्टेट, राज्य और नेशनल लेवल पे बहुत ही रेपुटेड जो होंगे एक्सपर्ट्स, वो सब इसमें पार्टिसिपेट, क्योंकि रिफ्रेशर कोर्स एक ऐसी कंडीशन होती है जो हर प्रमोशंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिसे 6 साल का प्रमोशन चाहिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी इच्छा हो कि नहीं हो, पर यूजीसी ने मैंडेटरी रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्सेज को गाइडलाइन में डाल रखा है। और जब भी कोई प्रमोशंस की बात आती है तो हमें ये फुलफिल करना पड़ता है। और पिछले 1.5-2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है, और इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर एक नया शिक्षा का जो है अध्याय यहाँ पे उदय हुआ है, जिसे हम लोग ऑनलाइन कहते हैं। क्योंकि आप देखिए इसके फायदे कितने हैं। आप इतने दूर दूर से सीधे कहीं किसी चीज, क्यों हमने कभी 2-3 साल पहले ऐसा सोचा नहीं था। कहते हैं ना, इन्वेंशन जो होता है वो हमेशा आवश्यकता से पैदा होता है। आवश्यकता जब नीड आती है, उसकी जननी जो होती है, उसकी जो उसको करने वाली होती है, वो इन्वेंशन को, वो हमेशा नीड होती है, आवश्यकता। तो हम देख रहे हैं कि आवश्यकता एकदम से कोरोना के पीरियड में आई, क्योंकि कुछ के प्रमोशंस, कुछ के सीएस, ये सारी चीजें स्टॉप हैं। और वो कहीं ना कहीं उनके लिए कंडीशंस जो हैं वो सरकार ने उनकी जरूरत को ध्यान में रख के उपलब्ध कराई। पर ये एक मील का पत्थर है दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए। जिस रिफ्रेशर कोर्स में किसी एक्सपर्ट को फ्लाइट से बुला के और 2 दिन का स्टे एकोमोडेशन की व्यवस्था करके ये सारी चीजें करनी पड़ती हो, आज आप उसे ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ा एक सरकार के लिए राहत का काम होगा, क्योंकि जो बहुत बड़ा खर्च, एक्सपेंसेस जो होते थे, वो यहाँ बंद हो सकते हैं सभी चीजों में, चाहे वो आरएसी हो रही हो, आरडीसी हो रही हो, रिफ्रेशर कोर्स हो रहे हो, ओरिएंटेशन कोर्स हो रहे हो, इन सब के लिए। तो मैं फिर से आप लोगों का यहाँ पे बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोगों के बीच में मैं अपनी बात, वो कुछ नहीं है, मगर मैंने पहले बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप भले उसको बेइंग ऐसा समझ रहे हो कि कॉमन वो जो है वो लेक्चर है, इसका टाइटल, पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहाँ वाघिला मैम का भी धन्यवाद देता हूँ। 2-3 बार इंटरेक्शन हुआ उनसे और बातें हुई, और उन्होंने, और आजकल तो और भी है कि आप लोग अपने जो हैं वो लेक्चर्स, जो एक्सपर्ट हैं, वो अपना वीडियो कंप्लीट करके, और उसे भी एक बोल सकते हैं हम लोग कि
ये अपने यूजीसी ये जो रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर है इनको भेजना पड़ता है और ये इसको ई कंटेंट के रूप में उपयोग करते हैं। वो हम लोगों के लिए अभी नया नया है, मगर धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। सभी को ये करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बड़ा एक विकल्प के रूप में है कि किसी को क्या इतनी दूर जाने की जरूरत है, जब आप यहाँ सब कुछ सुन सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं सीधे अपने अब यहाँ विषय पे आता हूँ। विषय हम लोगों के लिए तो ठीक है कि फिजिकल एजुकेशन हम लोगों ने पसंद किया है, हमारा प्रोफेशन है, और हम सब चाहे किसी भी एज ग्रुप में हों, इस समय जुड़े हुए हों, सभी के लिए सब कर रहे होंगे और सबकी जो है वो फिटनेस खुद जानते होंगे, और जानने की बहुत चिंता भी नहीं करनी है। हम अपने आप को देख लें, अपने परिवार को देख लें, और अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल को देख लें, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के और देख लें, और फिर ऑब्जर्व करें और फिर बोलें कि यार ये जो फिजिकल एक्टिविटी और ये जो फिजिकल एजुकेशन है या स्पोर्ट्स है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उससे हमें पता चल जाए कि हम माइनॉरिटी में हैं। अगर धर्म के रूप में बोला जाए कि आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपकी फिजिकल फिटनेस अगर आपका धर्म है, तो बड़ी उसके साथ मैं बोल सकता हूं कि हम सब माइनॉरिटी में गिने जाएंगे, क्योंकि स्थिति खराब है। स्थिति खराब नहीं होती तो 2015 में या 2019 में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आके हम लोगों के सामने जो चीजें डिस्कस की और जो हमको दी हैं, जो चल रही हैं अभी, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने आके इन सब चीजों को हमारे सामने हाँ नहीं नहीं आई एम कंफर्टेबल इन सर हिंदी, बिकॉज माय मदर लैंग्वेज इज हिंदी, एंड according to UGC and according to HRD, I explain my views in Hindi and English, but I am more comfortable in Hindi. हाँ सर, that's why I am talking. मैं जो I will talk my every thought and everything is in Hindi, because my mother tongue is Hindi. I love Hindi, and my expressions in more effective in Hindi. That's why I'm explain my all things in Hindi, sir. मैंने यूजीसी में भी कंडीशन पूछी थी, उन्होंने बोला था ठीक है, आप एक्सप्लेन अपना लेक्चर जो है वो आप डिलीवर कर सकते हैं। यू कैन डिलीवर योर लेक्चर इन हिंदी, दैट्स व्हाई सर। My mother tongue is Hindi, sir. I am feeling more comfortable and more expressive, and my body language is in with Hindi. So that's why I'm taking my lecture. I will take my lecture in Hindi, sir. Please. तो बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है विषय है, हम लोग इस विषय की जो बात यहाँ पे करने जा रहे हैं, और हमारी एक जो कल्चर है, हमारा जो एक संस्कृति है, वो भी बहुत जो है वो बहुत गोल्डन है, क्योंकि हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि हम लोग जो कल्चर को लेके आ रहे हैं, वो कल्चर आज दुनिया भी अडॉप्ट कर रही है, और उसी कल्चर का एक पार्ट जो है वो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स भी है। क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं हमको जो हमारे हिस्टोरिकल पीरियड में दिखाई देता है, चाहे वो हमारा वैदिक काल हो, चाहे वो हमारा एपिक पीरियड हो, या हमारा उसके बाद का पीरियड हो, हम लोग देखते हैं कि बहुत ही रिच जो है हमारी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की जो है वो धरोहर, जिसको हम लोग विरासत बोलते हैं, जिसको हेरिटेज बोलते हैं, वो बड़ी ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है। और धीरे धीरे ऐसा लगा कि अगर हम देखने भी जाएंगे, अगर हम उसके ऊपर भी एक बैकग्राउंड अगर देखेंगे, तो वो हो सकता है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड हो सकता है हमारा इंडिपेंडेंस के पहले का पीरियड हो सकता है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड हो। इन सारे पीरियड्स में हमें दिखाई देता है कहीं ना कहीं जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं और जो फिजिकल एजुकेशन है, वो हम लोगों का एक पार्ट है, हम लोगों का लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम देखते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें जानते हैं जो वर्ल्ड ने अब एक्सेप्ट की है। जब 2015 में माननीय प्रधानमंत्री ने आके
वर्ल्ड योग डे के लिए 2014 में जब उन्होंने उसको यूएनओ में बात की और उसके बाद 2015 से उसको मनाने का सेलिब्रेशन करने की बात आई, तब दुनिया ने उसे एक्सेप्ट किया। और हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ हजारों साल पहले, हमारे 10,000 साल पहले की संस्कृति में योग और प्राणायाम को बड़ा इंपॉर्टेंट जगह दी जाती थी। हम जानते थे कि हमारे ही सप्तऋषि जो थे, उन्हें ये शिक्षा भगवान शिव ने दी, और वो शिव के 7 ऋषि जो है दुनिया के 7 कोने में जाके उन लोगों ने ये जो विधा है, इस विधा को डेवलप किया, इस विधा को पहुंचाने का काम किया। और वो विधा देखो आप कितने साल पहले घूम के लौट के फिर से आई 2015 में हमको, जब दुनिया ने बड़े ही ज्यादा मैंडेट के साथ लगभग 71 से प्लस कंट्रीज जो थी, कंट्रीज ने बोला कि जो हिंदुस्तान कह रहा है वो बड़ा ही सही कह रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि योग जो एक माध्यम हो सकता है आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, आपकी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए, क्योंकि लाइफ जो है बहुत धीरे धीरे जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचती जा रही है। तो ये सारी चीजें जो प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, ये सारी जो चीजें हैं, ये हमें हमारी जो वैदिक काल की जो शिक्षा है उसके अंदर दिखाई देती है। उसके बाद भी जब अंग्रेज आए, उन लोगों ने भी हम लोगों के यहाँ बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस किए जिनके अंदर उन्होंने अपनी सभ्यता की जो खेल थे, ऑब्जेक्ट उनका भी था कि हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए थ्रू द स्पोर्ट्स, थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी, जिसे इतने साल बाद स्पोर्ट्स फॉर ऑल के नारे के साथ दुनिया ने एक्सेप्ट किया। दुनिया आज इसी की बात करती है कि फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर ये होगी तो हम जो है अपनी जो लाइफ है बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे आप उसके बाद देखेंगे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन जो हुए, जो जिनको हम 1882 का जो है वो शिक्षण का आयोग कमीशन बोल सकते हैं, या हम 1920 में YMCA को बोल सकते हैं, या हम 1914 में हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल को बोल सकते हैं, या फिर उसके बाद लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज हो, हैदराबाद क्रिश्चियन कॉलेज हो, कांदीवली मुंबई का कॉलेज हो, ये सारे जो है माइलस्टोन है। कहीं ना कहीं इन्होंने एक एम्बेसडर या एक ऐसा रोल प्ले किया है कि फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हमारी इंडिजीनियस एक्टिविटी, हमारी जितनी भी मिली हुई चीजें हैं हमारी धरोहर की, वो हमें आगे पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें धीमे धीमे आई। उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि चाहे हम 47 में हमें आजादी मिल गई हो, 48 का पहला ताराचंद कमीशन हो, उसके बाद की 53 राजकुमारी अमृत कौर योजना हो, 56 की हो, ये जो फिट इंडिया मूवमेंट हुई है, यही फिट इंडिया फिट कॉर्प्स के रूप में 58, 59, 56, यही 65 में जो है वो नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के रूप में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हुई, जो जिनका रोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। चाहे उसमें 57 का भूल नहीं सकते हम, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है वो चैप्टर है 57, मतलब जब रानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हुई, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि एंटायर हिंदुस्तान के अंदर एक जो है वो एजुकेटेड, क्योंकि उसके पहले एक अलग कॉन्सेप्ट था कि हम जो है वो फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा को भी दे सकते हैं थ्रू सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हो या सीनियर स्पोर्ट्समैन हो, उनके द्वारा दे सकते हैं। लेकिन फिर हमको डिफिकल्टी फेस हुई कि होगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के अंदर शिक्षा के देने की जो पद्धतियां हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन पद्धतियों के बगैर शिक्षा का जो मूल रूप है वो जो स्टेक होल्डर है जिसके पास पहुंचाना है, नहीं पहुंच सकता। तब एक ऐसा लगा कि डॉक्टर PM जोसेफ के नेतृत्व में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर लिखा गया, जिसको हम लोग 57 का LNIP कहते हैं, जिसकी वजह से एक देश के अंदर बहुत ही अच्छे और क्वालिटी टीचर्स जो हैं वो प्रोफेसर तैयार हुए, जिन्होंने जाके अपनी अपनी जगह पे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की और एक मूवमेंट में बहुत वो जो कहते हैं बढ़ा दी, मूवमेंट को फास्ट कर दिया, वो रोल प्ले किया LNIP ने। उसी के साथ 61 में अगर हम देखें तो नेताजी सुभाष NIS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का भी एक बेहतरीन रोल रहा है। फिर कहीं भी हम बात करें, कोई कमीशन हो, चाहे वो कोठारी कमीशन हो,
64 का, चाहे वो नॉलेज कमीशन हो 2007 का, या हमारी एक और चीज है जो 82 में स्टार्ट हुई एशियाड की वजह से, और 84 में उसको कॉन्स्टिट्यूटेड बना दिया गया, जिसको हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, वो हो, या 2007 में नॉलेज कमीशन हो, या फिर एंड में जो अभी हमारी NEP है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो इन सबका कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो भूमिका रही है, और इन लोगों ने हमेशा ये बात पे प्रेशर डाला है और ये बात को बड़े ही सिग्निफिकेंट तरीके से बोला है कि फिजिकल एजुकेशन हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। और यही बात जो है वो वर्ल्ड में अमेरिका की बात करना भी मैं यहाँ नहीं भूलूंगा, क्योंकि अमेरिका में एक बड़ी मूवमेंट जो है वो इस चीज के लिए कि आपकी डेली लाइफ, डेली जिंदगी में स्पोर्ट्स एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स होने चाहिए, इसकी एक मूवमेंट अमेरिका में भी, क्योंकि अमेरिका का बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा बड़ा रोल रहा है पूरे दुनिया के फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को डेवलप करने में, उनको मजबूत करने में। तो हम थोड़ी सी जो है अमेरिका की भी यहाँ पर बात जरूर करेंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान की बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि इस तरह से हम देखते हैं कि धीमे धीमे जो है वो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को हमेशा कहीं ना कहीं बड़ी इंपॉर्टेंस मिली है। और वो इंपॉर्टेंस मिली, खाली प्रैक्टिकल उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ शायद, और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट में कहीं कुछ हमें ऐसा लगा होगा जो व्यवहार के तौर पे नहीं आ पाया। इसीलिए 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने एक आंदोलन देश के लिए स्टार्ट किया, जिसको हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। इस फिट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने बड़े ही सामान्य ढंग से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को उन्होंने एक सामान्य जन आंदोलन के साथ जोड़ के एक बात अपनी कह दी की, और उस बात को और मजबूत बनाते हुए किरण रिजिजू माननीय जो उस समय के खेल मंत्री थे, उन्होंने बोल दिया कि कुछ नहीं, आपकी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर दें, आप उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आए। और डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आपकी उस रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन, कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाए, और आप थोड़ा सा डिसिप्लिन होके उस चीज को करते रहें। और ये करने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी बोला कि स्वस्थ जो, अगर आप चिंतन करना चाहते हैं तो स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है, पहली कंडीशन है। और चिंतन किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के अंदर वो शामिल हो, उसको हमेशा चिंतन करना है, क्योंकि चिंतन से ही वो अपनी कमियों को पता करेगा और अपनी कमियों को दूर करके अपने फ्यूचर प्लान को बना सकता है। तो जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे है। इसीलिए तो आप खुद सुनते होंगे कि देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि लगभग 34% लोग, 34% ऐसे हमारे परिवार हैं, फैमिलीज हैं जो हेल्थ पे होने वाले खर्च से त्रस्त है। हमारे यहाँ सामान्यतः शायद 1200 रुपए का बजट हेल्थ पे होता है। मालदीव हमारे पास में एक देश है, 55,000 रुपए प्रति व्यक्ति पे खर्च करते हैं वो लोग। वही हम लोग ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जो है परिस्थिति बहुत डेंजरस होती जा रही है, क्योंकि हमारा जो हेल्थ की वजह से, हमारी फिटनेस की वजह से जो हमको परेशानी है, प्रॉब्लम आने वाली है, जो समस्याएं आने वाली है, उसमें सबसे बड़ी समस्या के रूप में ओबेसिटी हमारे सामने खड़ी है। एक ऐसा देश जिस देश में सबसे ज्यादा यूथ है, अभी हम लोग बोलते हैं कि 65% जो है वो यंगस्टर्स का देश है, और फिर हम ये भी बोलते हैं कि 80% 45 की बिलो एज वाले लोग इस देश में रहते हैं। और वो लोग हैं, इतना हमारे पास वर्क पावर है, हमारे पास इतनी ह्यूमन कैपिटल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल हमारे पास है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल का जो इंडेक्स आया उसमें 195 देश में हमारा 158 रैंक है। ह्यूमन कैपिटल मीन्स हमारे काम करने की क्षमता, हम कितना काम कर रहे हैं हमारी एज के हिसाब से, क्योंकि एक एज मानी जाती है जिस एज को बोलते हैं 18 to
64। 18 से 14 साल तक के लोगों को देश में कहीं ना कहीं वर्क एफिशिएंसी के रूप में काम करना पड़ता है, और उनकी जो सारी एफिशिएंसी इकट्ठा होती है उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल के रूप में जान जाते हैं कि ये इस देश की ह्यूमन कैपिटल है। जब हम यंग हैं तब हमारी ह्यूमन कैपिटल में रैंक जो है 195 में से 158 नंबर है। कायदे से दूसरा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में यंगस्टर्स में तो नंबर 1 है, पॉपुलेशन में सेकंड नंबर है। फिर भी हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो 198 नंबर पे है। इसका मतलब बहुत बड़ा कहीं ना कहीं तकलीफ है हम लोगों की हेल्थ और हमारी फिटनेस में। जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अभी आपकी जो पीक प्रोडक्टिविटी है वो भी बड़ी सोचने वाली है हिंदुस्तान के लोगों की। पीक प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी में अपने पीक परफॉर्मेंस कितने समय तक मेंटेन करते हैं। इंडिया का पीक प्रोडक्टिविटी के अंदर प्रति व्यक्ति का जो है वो 6.5 साल है। हम जीते भले 75 साल हैं, 72 साल हैं, हमने ढेरों इंजेक्शन जो है वो बना लिए, इन्वेंशन कर लिया, उनकी वजह से हम जी रहे हैं, मगर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल बेकार है। और जो हम पीक प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं वो सिर्फ 6.5 साल है। चाइना 20 साल कर रहा है, 20 ईयर्स। उसका प्रति व्यक्ति 20 साल पीक प्रोडक्टिविटी अपने देश के लिए देता है। ब्राजील 16 साल पीक प्रोडक्टिविटी देता है। हमारे पास का ही देश श्रीलंका 13 देता है, हम लोगों की 6.5 साल है। इसीलिए अभी जो है वो लैंसेट जर्नल ये कहता है कि अगर हिंदुस्तान की वर्क एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हो जाए तो 1.4 जीडीपी बढ़ सकती है। आप सोचिए, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ आपकी जीडीपी को भी ऊंचा ला सकती है, क्योंकि जीडीपी का मतलब यही है, आप हेल्दी हो गए तो। जैसे नॉर्वे का एग्जांपल ले लीजिए, नॉर्वे में बहुत हेल्दी इंडेक्स भी है हमारा। हेल्थ इंडेक्स में जो है स्पेन नंबर 1 है, वहां भी हमारा 120वां नंबर है। स्पेन और इटली पहले दूसरे नंबर पे है। नॉर्वे को बोला जाता है कि बहुत अच्छे सिविल जो लोग होते हैं, नागरिक, बहुत फिट नागरिक लोग हैं, और उनका हेल्थ इतना अच्छा होता है कि वो 1 घंटे के अंदर 5-1 हजार रुपए कमा लेते हैं इंडियन रुपीज में। और हमारे यहाँ 240 रुपए, 240 रुपए एक दिन, और वो 5 हजार। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो जितना अच्छा कमाएगा वो इतना खर्च करेगा। वो जब खर्च करेगा तो ढेरों प्रकार के टैक्सेस देगा। वो जब ढेरों प्रकार के टैक्सेस देगा तो सरकार को टैक्सेस से फायदा होगा। तो एक मतलब स्टडी ये बोलती है कि हम अगर अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा दें अकॉर्डिंग टू हमारी पॉपुलेशन, उतना काम हो, तो हम 1.4 जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। हमारी जीडीपी के अंदर भी अंतर आ सकता है। और ये सारी चीजों के पीछे कुछ नहीं, एक छोटा सा है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है ना आपकी लाइफ का अनिवार्य, जिसको बोलते हैं कंपलसरी पार्ट होना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ अमेरिका को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि अमेरिका को भी याद करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अमेरिका ने तो ये बहुत साल पहले आंदोलन शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो 2019 में लेट आया है। हम लोग जब, हम तो प्रोफेशनल सारे हैं फिजिकल एजुकेटर्स यहाँ पे, सारे हम जानते हैं कि बहुत समय से टफीसा, बहुत समय से ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हम लोगों के साथ मिलके फिजिकल मूवमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो हिंदुस्तान में भी कंडक्ट कर रही हैं। वो चाहे एचबीपीएम के साथ किया हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ किया हो। ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही था कि जो उनका कॉन्सेप्ट था कि हम हर आदमी को फिजिकल एक्टिविटी दें, हर आदमी कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। और चूंकि हम लोग फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल हैं, कहीं ना कहीं हमारे हाथ में यंग जो है कॉलेज के बच्चे और सब हैं। हम लोग तो बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ 2,80,00,000 लोग उच्च शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इतनी तो बहुत सारे देशों की जनसंख्या भी नहीं है। 20 करोड़ हमारे यहाँ 1 से लेके कॉलेज तक के शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या है। आप समझिए, कोरोना के अंदर हमने अपनी 20% पॉपुलेशन को तो वो घर के अंदर से निकलने नहीं दिया आज तक, अब जाके निकली है।
प्रोटेक्शन के कारण, क्योंकि वायरस नहीं फैले। तो हमारे पास तो इतना बड़ा मास जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में स्टडी कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर में काम कर रहा है, हमारी मॉनिटरिंग में काम कर रहा है। हम इनको क्या ऑडिट कर सकते हैं, हम इनको वॉच कर सकते हैं। मगर हम अगर ये सोच के चलेंगे कि हमारा कर्तव्य खाली एक दो टीमें, उनका पार्टिसिपेशन, या उनमें से किसी कुछ को गोल्ड मेडल, उस देश के लिए 5 क्या 50 गोल्ड मेडल भी व्यर्थ है। जिस देश के नागरिक आने वाले दिनों में डायबिटीज में नंबर 1 बनने वाले हों, जिस देश के सिविलियन यूथ सब नंबर 1 ओबेसिटी की कंट्री बनने वाले हों, तो उसके लिए तो बहुत पहले से स्पोर्ट्स फॉर ऑल का नारा होना चाहिए था, जो हुआ धीमे से। मगर हम लोग तो बहुत क्लोजली जानते हैं, हम लोग तो अपने एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करने गए हैं, जो प्रोग्राम इन्हीं लोगों ने कराए। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो अमेरिका का रहा है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत पहले से ही थ्रू द YMCA या थ्रू द वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन के थ्रू फिजिकल एक्टिविटी को हर सिविलियन तक पहुंचे, उसके उद्देश्य से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ऐसे जिम्नेशियम, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिकन लोगों को भी, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अमेरिका इससे बच गया है। आज भी दुनिया के ग्लोबल प्रॉब्लम्स के अंदर हम तीसरी प्रॉब्लम या 3 प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम को मानते हैं, जो हमारी प्रोफेशंस की से रिलेटेड है, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। हम बोल दे भले कि नंबर 1 जो है प्रॉब्लम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, दुनिया को खतरा है। दूसरा बोल दे तो टेररिज्म का दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है। तो यहाँ पे एक और टेररिज्म है, जो हम अपने शरीर के द्वारा भोजन के साथ हम सही से नहीं, उसके साथ टेरर करके, फिजिकल एक्टिविटी को हम फैमिलियर ना बना के उनके साथ टेरर करके, और एक नए प्रकार का जो तीसरा बड़ा इशू है दुनिया के सामने, हमारे सामने भी है, जिसे हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं, जिसके कारण आने वाले दिनों में, अरे ऐसी किसी का प्रधानमंत्री आके बोलेगा क्या 29 तारीख को? हम सब तो एम्बेसडर हैं उसके, क्योंकि उन्होंने जो आंदोलन बोला है उसमें बड़ी भूमिका जो है वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की है। और हम तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नहीं, स्पोर्ट्स के बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि हम जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये किसी ना किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेशनल्स हैं। हम तो अब कॉमन व्यक्ति से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो ये बोला कि आप अपने पड़ोसी को, उन्होंने कोई हमको नहीं बोला। हमको बोला होता तो शायद उस दिन प्रधानमंत्री एक बहुत बढ़िया ब्रीफ केस हाथ में लेके आते और वो ये कहते कि मेरे देश के अंदर 7 लाख गांव हैं, 7 लाख गांव के लिए बजट है, मैं 7 लाख गांव में जिम्नेजियम, 7 लाख गांव में प्राइमरी एजुकेशन होता है, प्राइमरी शिक्षण के शिक्षक जिनको पीटी बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेरे देश में हजारों की संख्या में, 1000 के प्लस जो है वो यूनिवर्सिटीज हैं। उन यूनिवर्सिटीज के अंदर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उसके अंदर कोचेस, और उनके अंदर, क्योंकि मुझे ये जन आंदोलन अगर बनाना है तो इसके ऊपर मेरे को इतना जो है वो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे देश की जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी है। प्लीज ये जो काजू भाई है 181, वो शायद अपने आप को म्यूट कर लें। हाँ, तो उस दिन प्रधानमंत्री लेके आते और वो स्टैटिस्टिक्स पूरी बता देते कि इस तरह से भविष्य का प्लान है, लेकिन हम खुद अपने देश की परिस्थितियां जानते हैं। हम इन परिस्थितियों के अनुकूल उन्होंने बहुत सिंपल सा एक शब्द यूज किया कि हमें इसे एक जन आंदोलन बनाना है। पड़ोसी पड़ोसी को फिट करने की, पड़ोसी पड़ोसी को हेल्थ को इंप्रूव करने की टिप्स दे, वो उसे समझाए कि ऐसे फिट रहा जाता है और ऐसे हेल्थ जो है इंप्रूव हो सकती है, ऐसे जो है आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं, आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। और हर आदमी, क्यों, हर आदमी का एक वो है ड्रीम है, सभी का,
कि मैं एक मेरी जो लाइफ है बहुत अच्छी लाइफ जीऊं। मगर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया ना कि इसके लिए अगर आपको आत्ममंथन करना हो तो कोई नहीं, आप अपने आप को देख लीजिए, अपने परिवार के सदस्यों को देख लीजिए, सदस्यों के बाहर थोड़ा सा दोस्तों को देख लीजिए, और फिर थोड़ा और आगे देखते जाइए, आपको एक अंदाजा लगता जाएगा कि हेल्थ और फिजिकल जो फिटनेस है उसकी क्या सिचुएशन है। तो इस प्रकार से अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स जो हैं वो दुनिया को दिए हैं, और उन दुनिया को देने वाली जो चीजें हैं उसमें डॉक्टर लेविस का जो है वो 1850 से 1880 के बीच का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस मूवमेंट ने फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंट बनाया। कैथरीन बीचर जो है उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को एक बहुत स्ट्रेंथ देने का काम किया और बहुत इंपॉर्टेंट हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। वहीं पर जो है 1845 में जो है अलेक्जेंडर जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले किया। वो रोल ये था कि उन्होंने बेसबॉल जैसा एक खेल, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में हमको विश्वास होना चाहिए, रस होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, जिस चीज के अंदर हम करें। तो हम जानते हैं बहुत पॉपुलर गेम है अमेरिका के अंदर, उन्होंने इस गेम को इन्वेंट किया और इस गेम के द्वारा फिर कुछ और माइलस्टोन बनेगी, जिसमें हार्वर्ड जो है उन्होंने देखा कि यार कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को शामिल करना चाहिए, जो चीज हमारे यहाँ बहुत समय लगेगा अभी, क्योंकि मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि जब ऐसा लगे कि कोई जो स्कूल का बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा हो और उसका पेरेंट जो है वो स्कूल में जाके ये पूछे कि मेरे बच्चे के लिए सब चीजें ठीक हैं, मगर मेरे बच्चे को फिजिकल फिट रहने के लिए और मेरे बच्चे को हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपके स्कूल या कॉलेज के अंदर क्या जो है वो सर्विसेज मिलेंगी जो आज दूसरी कंट्री वाले करते हैं। उनके पेरेंट्स को चिंता होती है कि अभी आप देख लो एक नई बीमारी आ चुकी है आप लोगों के सामने, मोबाइल स्क्रीनिंग भी एक बड़ा ऑप्शन आप लोगों के सामने पैदा हो गया। एवरेज बताया जाता है कि 5.5 से 7.5 घंटे स्क्रीनिंग हो रही है। आप सोचिए, जिस स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर्स और सब कहते हो कि 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 घंटे से भी कम होनी चाहिए, आज तो ये बड़ा कॉमन हो गया, क्योंकि हमारे पास अगर व्हाट्सएप का बीप नहीं बजता है तो हमें बड़ी चिंता हो जाती है कि यार ये क्या हो गया यार, कि अभी तक बजा नहीं यार, हमको कोई रिप्लाई मिला नहीं। हम क्योंकि मेनिया हो गया ना, हम मोबाइल मेनिया में जी रहे हैं। हमें क्लास से छूटने के बाद बच्चे को ये चिंता होती है खाना ना मिले तो मोबाइल की जो बैटरी है वो कंप्लीट हो, और मैंने जो सुबह सबको रिस्पॉन्ड किया था उसका मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए। और अगर बहुत सारी रिसर्च हो रही है जिसमें 3-4 दिन किसी से मोबाइल ले लिया गया तो वो तो हॉस्पिटलाइज्ड है। इस सिचुएशन में गांधी बहुत सही थे। गांधी ने हमेशा बोला दरवाजे खुले रखो, खिड़कियां खुले रखो, आपको कुएं का मेंढक बनने की जरूरत नहीं है। आप ये खुला रखेंगे तो फ्रेश जो चीजें हैं वो अंदर आएंगी। अब ये आपकी क्वालिटी है कि किसको एक्सेप्ट करना और इसको छोड़ देना है, किसको रखना है और किसको हटा देना है। ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, आज देखो हम इतने दूर दूर से सबको, किसी को कहीं ट्रैवल करना नहीं पड़ा, कहीं कुछ करना नहीं पड़ा, और हम आराम से एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं और कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम जो है वो बटन पे सारी चीजें कर लेते हैं, बटन दबाया और हमारी टिकट्स हो जाती हैं, बिल चले जाते हैं, ये सारा कुछ हो जाता है। कितनी हमारी जिंदगी आसान टेक्नोलॉजी की वजह से बन गई, पर उसी टेक्नोलॉजी ने हमको एक हैबिट करके 6.5-7 साल, 6.5-7 घंटे, उससे भी ज्यादा मुझे तो ऐसा लगता है, हम अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि हम कितना समय देते हैं इस चीज को। क्योंकि टेक्नोलॉजी, इसका एडवांटेज लेना है। क्यों, आप जो चीज आप लाइन में लग के पैसा लगा के व्हीकल का पेट्रोल जला के सब करने जाएं और वो आपकी मिनटों में हो जाती है, तो ये तो टेक्नोलॉजी को आपको बोलना चाहिए कि ये तो वरदान है, पर अभिशाप भी बन सकता है जो बन रहा है। सिचुएशन ऐसी है क्योंकि यंग जनरेशन जो है, नए बच्चे जो है वो मोबाइल के साथ ही बहुत फैमिलियर हो चुके हैं, और उनको इनमें से निकालना और हम अपने आप को भी बचाना। मैं तो सब टीचर्स, मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ, हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि मेरे को 200 फॉलोवर्स मेरे घूम रहे हैं कॉलेज कैंपस में,
मुझे यूजलेस, मतलब मेरा कोई जबरदस्ती का काम ना हो तो मुझे मोबाइल की रिंगटोन भी बंद रखनी है, मुझे मोबाइल का कोई मैसेज भी नहीं, मेरा एक टाइम है, मुझे जरूरी है क्योंकि मैं एनएसएस की एक्टिविटीज करता हूँ, दूसरी करता हूँ, मेरे पास एक सशक्त माध्यम है मेरी चीजों को दूसरों तक पहुंचाने का। पर मेरे पास ये चीज नहीं है कि वो सशक्त माध्यम का मैं सुबह उपयोग करूं किसी को गुड मॉर्निंग करने के लिए, उसका उपयोग करूं किसी को गणेश भगवान जी की मैसेज भेजने के लिए। ठीक है भाई, ये सबका अपना व्यू है, मैं इसमें किसी को नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं सिर्फ यहाँ पे कि हम उसको इतना ज्यादा, क्योंकि हैबिट की प्रॉब्लम है यहाँ। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेना, गांधी ने बोला, कोई बुरी बात नहीं है। गांधी ने बोला किसी चीज के गुलाम बनना खतरनाक है। जब हमको उसने इतनी बड़ी दुनिया के लोगों से गुलामी से आजादी दिला दी हो तो हमें ये चिंता करनी चाहिए कि हम आज के समय में किसी चीज के गुलाम क्यों बने। हम टेक्नोलॉजी का, और आने वाले दिन तो बहुत ही डेंजरस होंगे। आप हम जो सब जुड़े हैं इन्होंने तो कभी यूज ही नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं 95 में पहली बार प्रमोद महाजन के पास मोबाइल हुआ करता था और ये बहुत फैमिलियर हुआ 2001 के बाद धीरे धीरे करके, और ये अभी क्या 15-10 साल में इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब तो मतलब घर में जितने मेंबर्स है उतने मोबाइल में। और उसके डिसएडवांटेज हम सब जानते हैं, हमको सब पता है, मगर शायद हम जो स्क्रीनिंग को जोड़ के बात कर रहे थे कि स्क्रीनिंग, अरे आपका मोबाइल अलग स्क्रीनिंग है, उस मोबाइल पे बच्चे का वीडियो गेम अलग स्क्रीनिंग है, आपका मोबाइल के अंदर आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अलग हैं और आपका टीवी अलग है, वो भी स्क्रीनिंग है, उसका भी कुछ समय है। ये कुल समय आप मिला के देखिए ना क्या स्थिति हो रही है। और ये सब चीजें जवाबदार हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए, पूरी दुनिया की फिजिकल फिटनेस के लिए। तो हमने जो बात की कि बहुत पहले से ही अमेरिका ने इस क्षेत्र के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन किए, क्रांतिकारी मूवमेंट चलाई, जिन मूवमेंट्स के सहारे दुनिया को भी ये पता चला, चाहे उसमें कूपर हो, चाहे मॉडर्न डे फिटनेस मूवमेंट को चलाने वाले हमारे अमेरिकन जो हैं वो हों, या जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स निकाली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारी 75% पॉपुलेशन जो है वो फिजिकली फिट नहीं है। और ये तो अभी भी अमेरिका की स्थिति बहुत क्रिटिकल है, मगर उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स लोग हैं, बहुत सारे ऐसा जो चीजें हमारे यहाँ थोड़ी लेट हो पाई हैं, लेकिन अभी जो मूवमेंट चल रही है बहुत अच्छी चल रही है और आप सबके सहारे ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांगली चल सकती है, बहुत मजबूत चल सकती है। वही 1953 में क्रॉस वेबर ने एक टेस्ट बना के बता दी हम लोगों को सिंपल सी, कि जिससे आप जो है अपनी फिटनेस, क्योंकि भाई फिटनेस माप का मेजरमेंट भी तो होना चाहिए, फिटनेस को मापना भी तो आना चाहिए, फिटनेस को शायद थोड़ी डिस्टरबेंस आई थी ना। अब आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। हाँ, यस सर, यस आ रही है। एक बड़ा रोल जो है वहां पे अमेरिका का हमेशा रहा है हम लोगों के लिए, कि हमें एक जो है वो बहुत बड़ा, उन्होंने हमें ये इंडिकेट किया कि समय समय पर ये जो मूवमेंट्स हैं ये मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन मूवमेंट्स के द्वारा हम जो हैं वो दुनिया को फिट बना सकते हैं। इसके संदर्भ में चाहे मैं बात कर रहा था कि कूपर ने हमको एक टेस्ट दी हो, जिस टेस्ट के द्वारा हम लोग कहीं भी बड़े कंफर्टेबल, क्योंकि टेस्ट ऐसे भी होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ना हो, एक कॉमन ऐसी जगह पे हो जहां पे हम लोग बड़ी आसानी से उसका उपयोग करके यूज कर सकते हो। तो इस तरह से एक बड़ा जो भूमिका रही है अमेरिका की रही है, और उन्होंने हमेशा, फिर उन्होंने 1968 में एक और नई चीज की जो मेडिकल डॉक्टर्स को इस प्रोफेशन के साथ जोड़ा। आप खुद भी जानते होंगे जेम्स नाइस्मिथ जो हैं, जिन्होंने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के डायरेक्टर, वो उनका मेन प्रोफेशन जो मेडिकल था, मेडिकल के बाद फिजिकल एजुकेशन को उन्होंने पकड़ा। आज भी हम सब जानते हैं कि हम अगर ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर हैं तो हम वही एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर का बच्चा जो है वो बच्चा पढ़ रहा है। तो इसलिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो रहा है वो
डेवलपमेंट की इस मूवमेंट के अंदर अमेरिका का रहा है। 72 में जो है फ्रैंक शॉर्टर ने जो है, ये एक और चीज, नई चीज थी यहाँ पे अमेरिका ने करा कि जो कि शॉर्टर थे, जो इन्होंने म्यूनिक ओलंपिक में और मॉन्टेरियल ओलंपिक के अंदर मैराथन दौड़ के अंदर मेडल जीता, गोल्ड मेडल, एक में गोल्ड एक में सिल्वर। तो क्या हुआ कि जब गोल्ड मेडल कोई एथलीट बनता है और उसको मीडिया दिखाता है, उसका एक्सपोजर करता है, और मीडिया की वजह से क्या होता है कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज, जो इशू है वो रेज हो जाता है। आप सोचिए आज से कितने साल पहले 72 में ये मूवमेंट अमेरिका में रेज हो गया कि दौड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे जो है खिलाड़ी, वो खिलाड़ी अगर मेडल्स लेके आते हैं तो मीडिया जो है उनके ऊपर कितना ज्यादा जो है वो उनको एक्सपोजर देता है और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी के सहारे जो देखते हैं आप, एक मूवमेंट को बहुत स्ट्रांगली बल मिलता है। और उसका ही फायदा आप कुछ पिछले दिनों में देख सकते हैं कि जब इंडिया ने ओलंपिक्स में मेडल्स जीते और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ इंटरेक्शन किया और उसको मीडिया ने दिखाया, हाईलाइट किया, तो एक हर आदमी के पास ये एक मैसेज गया कि यार स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जो फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स जो है उनके दिल की बातें हैं, तकलीफ है, और ये जो है हम लोग अभी बाद के जो 30-15 मिनट होंगे उनमें हम लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी इश्यूज होंगे, जो भी बातें होंगी। पर हम अभी जो सारी बातें कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी इस देश के लिए, इस कंट्री के लिए, और क्यों जरूरी है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में हम लोगों ने बात कर रही, लोग ऐसे भी हैं जिनकी बेस्ट प्रैक्टिस ये बताती है कि जिनको चिंता आज के समय में किस बात की है, रोड पे साइकिल चला के बच्चा स्कूल पहुंच जाए तो रोड सेफ्टी, वो रोड सेफ्टी का मैप बना रहे हैं। अब आप देखिए धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है और विदेशों में इसके पहले हो गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के समय, कंट्री सिटी का प्लानिंग करते समय आप देखिए ना, फुटपाथ पे जो हम लोगों के पैदल चलने की जगह बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है? पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। ये विदेशों में बहुत सालों से चल रहा है, वो तो इससे भी आगे हैं। वो तो बच्चों की सेफ्टी के लिए सेफ्टी रूट भी स्कूल के लिए अलग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात की चिंता है कि मेरे बच्चे को पूरे 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स में रिक्वायर्ड फिजिकल एक्टिविटी, जिसकी बात WHO करता है, जिसकी बात 78 का फिजिकल एजुकेशन चार्टर करता है। फिजिकल एजुकेशन चार्टर हमको कहता है 78 से कहते आ रहा है कि हर एक आदमी का फंडामेंटल राइट है फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आप उसको बाधा नहीं पहुंचा सकते, बंद करने के लिए कोई कह नहीं सकता। बहुत सारे स्कूल के बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमको इस फिजिकल एक्टिविटी के लिए की जगह दूसरी कोई एक्टिविटी की बात करता है। तो आपके पास UNO का चार्टर है 78 का, हम सब उसके मेंबर हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है फिजिकल एक्टिविटी करने का। कोई भी आदमी आपकी फिजिकल एक्टिविटी को रोकने में व्यवधान, मतलब ऑब्स्टिकल पैदा नहीं कर सकता। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी अभी के समय में फिजिकल एक्टिविटी को डेली लाइफ का पार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इसी वजह से धीरे धीरे जो देख रहे हैं, सारी चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, सब चीजें बदलती जा रही हैं। लोग ऐसी भी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है उसे क्या फिजिकल एक्टिविटी मिल जाए। विदेश में तो फिशिंग भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर मुझे अगर फिश पकड़ने के लिए मैं वही एक्टिविटी करूंगा, उसमें मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी आज दुनिया सेडेंटरी लाइफ की तरफ से, सेडेंटरी एक्टिविटी की तरफ से विग्रस एक्टिविटी, लाइट एक्टिविटी, मॉडरेट एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, मतलब आपका शरीर मूव करे, मूवमेंट करे, वो मूवमेंट जो आपकी आइडेंटिटी है। मैं हर बार बोलता हूं कि आपकी आइडेंटिटी है। आप अपनी माँ के गर्भ में किक करा था सबसे पहले और बोला था मम मैं जो है मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक जीव हूं, और मैं देखो किक करा, मैंने मूवमेंट की। और वही मूवमेंट जब मैंने जन्म ले लिया, धीमे 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 करते करते फैसिलिटीज,
टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों को इतना मैंने फैमिलियर और इतना एडमायर कर लिया कि धीमे धीमे क्या हुआ, ऐसा समय आया कि हमारी फिजिकल फिटनेस की हालत ये है कि जो मैंने पिछले आंकड़े आपको बताए सारे, हमारी इतनी बुरी हालत है कि हम जो है वो हेल्थ का इंडेक्स उसमें 120वां नंबर है। हमसे बेटर जो है ना भूटान है, हमसे बेटर जो है श्रीलंका है, हमसे बेटर जो है नेपाल है। ये कंट्री हमसे बेटर है। और भूटान तो कहीं और ज्यादा आगे है, क्योंकि उसने एक नया चीज बताई जिसको बोलते हैं हैप्पी इंडेक्स। खुश रहना, हेल्थ इंप्रूव रहना, खुश रहना, दोनों चीज डिफरेंट है। तो उन्होंने तो नया डेवलप किया, एक नया इंडेक्स डेवलप किया जो भूटान के देश ने करा, और भूटान उसमें नंबर 1 है। दुनिया का सबसे हैप्पी और खुश रहने वाले जो लोग हैं वो जो है वो भूटान में पाए जाते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी के हेल्थ इंडेक्स में हमारा नंबर 120वां है। तो आप सोचिए इस देश को फिजिकल एजुकेशन की, मैं इसके किसी उस पहलू पे नहीं जाऊंगा कि वो रेज अपन करेंगे बाद में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मन में उठ रहे होंगे कि भाई ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। उसको हम बाद में जो है वो अपने हिसाब से डिस्कस करेंगे। सभी फैमिली के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। आपको तो ये भी बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन का नाम भी अब बदलने की आइडिया दिमाग सरकार के दिमाग में है। वो लोग इसको वेल बीइंग बोलना चाहते हैं। बोलो आप, वेल बीइंग थ्रू फिजिकल एजुकेशन ही होता है। सिंपल सी बात है, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू वेल बीइंग हो सकता है। वेल बीइंग का मतलब यही है कि आपका लाइफ अच्छा हो, आप अच्छे से जिए। आप अच्छे से जिएंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, कोई से भी डायमेंशंस पे आप अच्छे से जीना चाहते हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट है। वो वेल बीइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रू द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, थ्रू द फिजिकल एजुकेशन होता है। पर गवर्नमेंट तो अभी इस उसमें भी है पसोपस में कि एनसीईआरटी ये विचार कर रही है कि हम क्यों ना फिजिकल एजुकेशन का नाम जो है वेल बीइंग एजुकेशन नाम कर दें। तो ये सारी जो है परिस्थितियां हैं हमारे सामने। 2009 का एक जो हमारे सामने एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना। हमने, हमारे देश के लोगों ने, हमारी देश की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम दुनिया में एक बहुत बढ़िया मिसाल पेश कर सकते हैं कि भारत जैसा देश भी अपने यहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दे सकता है। और उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। मगर शिक्षा का अधिकार बनाते समय हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया कि उस शिक्षा के अधिकार में जब पूछा गया कि क्या क्या जरूरत है दे, क्योंकि सरकार के पास सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल में पूछा गया कि भाई हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, क्योंकि शिक्षा सबको मुफ्त देनी है, तो हमें क्या क्या चाहिए रहेगा। तो सबने बोला भाई देखो अब पुराना समय तो है नहीं, पेड़ के नीचे शिक्षा दे दोगे, आपको बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी। तो ठीक है, पक्की बात, चलो बिल्डिंग डन। फिर क्या, प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी सर, क्योंकि कहीं भी एक इंस्टीट्यूट स्कूल चलानी है तो प्रिंसिपल होना चाहिए। बोले बिल्कुल सही, राइट। फिर बोले क्या चाहिए, तो बोले विज्ञान का टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस के बगैर कैसे चलेगा। बोले ठीक है, विज्ञान का टीचर भी, राइट। फिर एक ने धीरे से बोला सर मैथमेटिक्स का टीचर भी होना चाहिए, भाषा का भी होना चाहिए। ये सब बोले बिल्कुल नहीं, तुम सही बोल रहे हो बिल्कुल। और सब इन्वॉल्व होते गए, और उस समय गलती से भूल गए थे सोशल साइंस सरकार सोशल साइंस भी भूल गई थी कि सोशल साइंस के भी शिक्षक चाहिए। पहली वाली जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसको सरकार ने पेश किया और बोला कि आपके पास मौका है 2 साल का, आपको ऐसा लगे तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस डाल सकते हैं इस एक्ट के खिलाफ, आपको ऐसा लगे। तो तुरंत उन लोगों ने अपनी यूनियन बनाई, सोशल साइंस वालों ने, और अपनी रीट कोर्ट में डाल दी, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट, जहां भी कहीं किसी का कोर्ट में डाली थी। और कोर्ट ने बोला कि अरे यार आप कैसी बातें कर रहे हो, शिक्षा की बात कर रहे हो। शिक्षा जो है वो एक ऐसा है जो सामाजिक प्राणी बनाता है व्यक्ति को, और आप सामाजिक प्राणी बनने वाले सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को यहां भूल गए। तो तुरंत सरकार को याद आया नहीं, अपने को सोशल साइंस का टीचर भी लेना पड़ेगा। और दुर्भाग्य वो दिन है, 2013 का साल है, कि जब लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस तारीख तक हम जो है आपकी कोई भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ की जो पिटीशन होगी वो एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद नहीं ये एक्ट पारित हो जाएगा। और वही हुआ कि उन्होंने फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्राफ्ट टीचर और आर्ट टीचर, तीनों टीचरों को
कॉन्टेक्चुअल बेस के ऊपर डाल दिया। जिस देश में हेल्थ की ये परिस्थिति हो, जिस देश में 7 लाख प्राइमरी स्कूल्स हो, उस प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी हम बात करते हैं कि वो हमेशा कल्चर को आगे बढ़ाते हैं, तो स्पोर्ट्स कल्चर को भी वही आगे बढ़ाने वाले थे। वहां पे जो शिक्षक की जरूरत थी, वो जो एक नया सिस्टम आया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि 100 की संख्या हो, 100 की नहीं हो तो वो भी नहीं रख सकते आप, 100 आपके पास नंबर्स हो स्टूडेंट्स के, तो आप अपनी एक लोकल कमेटी बना के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक फिजिकल एजुकेशन टीचर रख सकते हैं। तो आप सोचिए, वो एक दुर्भाग्य का दिन था बहुत बड़ा, और उस वजह से आने वाले इन 10 सालों में, क्योंकि उस घटना को 2009 और 2021 इतने साल निकल चुके हैं, इतने सालों के अंदर हम लोगों की जो स्थिति है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की प्राइमरी एजुकेशन में यही रहा। हम लोगों को जो चाहिए था, जो एक नीचे के लेवल से हमारा फिजिकल एजुकेशन डेवलप हो, हमारी जो जनरेशन है वो तैयार होके आए, अभी तो हमें इससे भी बुरे दिन देखना बाकी है। क्योंकि अगर हम कहीं नहीं कर पाए, जैसे ये फिट इंडिया मूवमेंट बहुत बेहतरीन चल गई, बहुत अच्छा हो गया, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बाकी आपको इसके दुष्परिणाम के लिए भी चिंता करनी चाहिए। पहले वर्ल्ड इंडेक्स ने यह डिक्लेयर किया था कि 2020 में हिंदुस्तान सबसे मोटे लोगों का देश होगा, अब उसने घटा दिया है, 2035 कह दिया, 15 साल और पहले, यानी 15 साल 2035 में जो इंडिया होगा वो सबसे ज्यादा ओबेस लोगों का देश होगा। अब ओबेस जो लोग हैं, आप खुद जानते हैं, बिन संक्रामक जिसको बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होती हैं, वो सारी डिसीज के लिए जिम्मेदार जो होता है, वो जिम्मेदार जो है वो आपका मोटापा, ओबेसिटी है, फिजिकल फिटनेस है, पुअर फिजिकल फिटनेस है, जिसको एक जगह हम लोग बीएमआई के रूप में जानते हैं। वो बीएमआई, ओवरवेट, आप क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2 ओबेसिटी, क्लास 3 ओबेसिटी, पर जैसे ओवरवेट से आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई बड़ी बीमारी में, इसीलिए आने वाले दिनों में लोग क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट जो है वो हिंदुस्तान में होंगे। अभी भी 6.5 करोड़ ये जीटीवी के द्वारा किया गया एक सर्वे है, वो बोलता है, और अनऑफिशियल तो इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या होगी, वो 13.5 करोड़ बोलते हैं ओबेस लोग हिंदुस्तान में। मुझे लगता है अगर और कोई थोड़ा और अच्छे से जाके अगर इसको एनालिसिस किया जाए तो ये संख्या और भी इससे ज्यादा नंबर्स में निकलेगी। मगर अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, हम इसे अगर नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि हम में से जो प्रोफेशनली अब जुड़े हुए हैं, ये भी खाली थोड़ी देर के लिए अपने आप को देख लें, अभी लेक्चर सुनते सुनते ही देख लें, पेट के नीचे का भाग अगर पंजा दिख रहा है और बीच में टमी नहीं आ रही है, तो ये तो एम्बेसडर्स हैं, इनको तो देख के ही फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी का मोटिवेशन मिल जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अगर इसकी स्थिति भी गंभीर है तो हमारे पास अब कोई समय नहीं है। गवर्नमेंट का तो मैंने आपको बताया ना, हम आगे भी जब क्वेश्चन सेशन होगा तो देख लेंगे प्रश्नों के जवाब में, बाकी इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इतना बड़ा देश, 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या, मैंने क्या बोला 4-5 ऑस्ट्रेलिया बना दोगे जितने हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। और अभी तो देखो, हम जब गर्व कर रहे हैं, हमारी देश के लोग क्या बोल रहे हैं, अभी कितने सालों से ये जुमला है, नारा है सॉरी, कि हम सबसे ज्यादा यंगस्टर्स लोगों का देश है हमारा। हम ये नारा लेके चल रहे हैं, कितने उसमें 10-15 साल तो निकल गए, 10-15 और निकले तो नारा बदलने में भी देर नहीं लगेगी। हमको बोलना पड़ेगा कि अब सबसे ज्यादा बूढ़ों का जो देश है, इंटीरियर एक प्लेस है, और उस प्लेस पे थोड़ा, भले हम ये बोलें कि हम डिजिटल इंडिया चला रहे हों, पर यहाँ हम एजुकेशन में डिजिटल इंडिया की जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा नेटवर्क हो। ये जो था अभी यूनिवर्सिटी का था, जिसके अंदर बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं, और उन टावर के द्वारा एक्सेस मिल रहा था नेट का। पर अब जो है मैं अपनी जियो पे आ चुका हूँ, तो अब शायद आपको सुनने में भी थोड़ा तकलीफ होगा, आपका कमेंट भी मैं नहीं देख पाऊंगा। अब मैं जो है वो लेक्चर पे बात करूंगा, फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा शुरू कर लेंगे। तो मैं आप लोगों से यही बात इतनी देर से कर रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रीम को हमने संभाला है,
बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम। देखो आप कितने लकी हो कि जो चीज दुनिया के दूसरे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे लेने जाना पड़ता है किसी की मेहरबानी के ऊपर, वो किसी को ढूंढता है। योगा का कोच कौन होगा, योगा तालीम ट्रेनिंग कौन दे सकेगा, कहाँ पे मैदान होगा, कहाँ पे कहीं स्विमिंग पूल होगा, कहाँ पे कोई साइकिल मिल जाए, कहाँ पे कोई बच्चे दौड़ने वाले मिल जाएं, कहाँ मुझे कोई एक पार्टनर मिल जाए। जहां मैं इतनी सारी चीजों पे मोहताज हूं, वहीं वो दुनिया के दूसरे लोग। मैं तो फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल हूं, मेरे तो हाथ में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूं जहां ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ तो जितनी ऑडियंस है वो तो सारी बहुत क्लास 1 ऑडियंस है, क्योंकि सभी प्रोफेसर लेवल के यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास 2 से ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जिनका बहुत ही जो है संसाधन उनके खुद के भी बहुत अच्छे होंगे, और जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे होंगे वहां भी बहुत बेहतरीन होंगे। और उन सब बेहतरीन के बीच में हमारी फिटनेस कितनी बेहतरीन है, ये हमारी 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट कूपर है, वो दौड़ के पता चल सकता है। सिंपल है, बीएमआई अगर 26 27 28 ओवरवेट में आ रहा हो तो भी पता चल सकता है। और कुछ नहीं तो बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, दिन भर का काम करके रात को सोते समय आनंद की अनुभूति हो रही हो तो आप समझ जाइए कि आप फिजिकली फिट हैं, बड़ी सामान्य सी परिभाषा के रूप में। और अगर ऐसा लगे कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तकलीफ है, कहीं ना कहीं मेरी फिजिकल फिटनेस, मेरी हेल्थ सही नहीं है। अरे अब तो कॉमन हो गया मेरे भाइयों, कॉमन सुबह स्कूटी लेके गया और जाके मैंने हॉस्पिटल के बाहर रखी। मुझे सिर्फ आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, और उस अनकंफर्टेबल के लिए मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया था। और मैं तो ये भी नहीं सोच के गया था, मैंने बोला विजिट ही करनी है, तो स्कूटी पे ही गया था। और वहां जाके डॉक्टर ने थोड़ा चेकअप किया, फिर उन्होंने एंजियोग्राफी भी कर दी। और एंजियोग्राफी करने के बाद उन्होंने, ये मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ ना क्योंकि फैक्ट स्टोरी है, बिल्कुल पक्की सत्य सत्य घटना है। तो फिर डॉक्टर ने उनको बोला कि आप तो यहीं रहो, मैं फैमिली में दूसरों से बात कर लेता हूँ। और दूसरों को उन्होंने बता दिया तुरंत कि देखो भाई, इनको तो ब्लॉकेज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, और आप तो ऐसा करो, थोड़ा जो है रजिस्ट्रेशन और सबका जो है वो उसका इंतजाम कर बताओ। तो उन्होंने बोला, नहीं डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। और बस आपको 5-6 दिन में रिलीफ भी दिया। आपको ऑप्शन भी होते हैं, आपको स्टेन डलाना है, आपको बाईपास करानी है, नया रोड बनवा लेना है। बाईपास होता है ना, एक आर्टरी पूरी बंद हो गई है तो नई आर्टरी थाई में से निकाल के, या ब्रोंकियल वाले एरिया में से निकाल के, या रेडियल वाले एरिया में से, या फिमोरल वाले एरिया में से निकाल के आपको वहां पे प्लांट कर देंगे, नया रास्ता बना देंगे, और ये नया हाईवे आपका हो जाएगा जिसको बाईपास हो गया। और ये बाईपास सर्जरी बड़ी कॉमन। और इन सबके मूल में जो है, फिर आप जैसे 6-7वें दिन छूटे, 4-5 लाख आपका और पैकेज है, स्टैंड डलवा लेंगे 1.25 लाख में। उसमें भी ऑप्शंस हैं, विदेश वाला, अच्छा वाला, जो थोड़ा यहीं का लोकल ब्रांड हो, इंडिया का हो, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और ये खर्च आपका सामने आ जाएगा। बड़ा कॉमन है, ये बड़ा सामान्य है। और इसमें सामान्य फ्री में भी हो सकता है। मतलब आप ऐसा चाहें कि यार नहीं यार अपने को तो पैसा है नहीं, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं कि 34% देश की पॉपुलेशन या परिवार हेल्थ पे होने वाले खर्च से त्रस्त हैं, तो बेचारे कैसे कराएंगे। तो वो तो यही बोलेंगे कोई सी संस्था मिल जाए तो अपना ऑपरेशन करा ले। तो 1-2 ऑपरेशन की ऐसी संस्थाएं हैं, हार्ट की करती है, एक छत्तीसगढ़ में है वो बच्चों का करती है, और एक मद्रास में जो है वो भी करती है। आप मद्रास फोन लगा लीजिए, उनने भी लगा लिया कि मद्रास करा लेंगे यार, कोई बात नहीं, अभी तो पता चला है कि थोड़ी ब्लॉक है। तो मद्रास वाले ने बोल दिया कि देखो भाई, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, नंबर 3 साल के बाद आएगा। तो जिस देश में ऑपरेशन कराने के लिए आपको तीसरे साल का नंबर आएगा, और इसमें तो बड़ा इमीडिएट होना चाहिए, वो बड़ी तकलीफ, तो आपका ऑप्शन भी नहीं है।
अब इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन यही है दुनिया के लिए हमारे द्वारा, हम तो आपको बोल ही नहीं सकते क्योंकि आप तो खुद एम्बेसडर हैं, आप तो खुद ये सारी चीजें दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, सबके पास पहुंचा रहे हैं, तो आप तो माध्यम है। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उस कॉमन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ जो इससे सफर कर रही है, इसकी तकलीफ से पीड़ित है, जिसकी पीड़ा के दर्द को प्रधानमंत्री ने समझा और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिन पे एक मंच पे आके बोला, ए भाइयों बदन करूं ऊपर से सभी को करना पड़ेगा ये आंदोलन, फिट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि मूवमेंट तो फिटनेस मूवमेंट कब से देश विदेशों में चल रही थी, वही इंडिया में भी चलेगी अब, क्योंकि आपको एक जन आंदोलन छेड़ना होगा तभी आप हेल्दी रह सकते हैं, और उससे आपके जीवन पे, आपके देश पे, आपके देश की आर्थिक तरक्की में, आपके देश के हर क्षेत्र में कितना फायदा मिलने वाला है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत है, पर यंग पॉपुलेशन का दूसरा पहलू भी बड़ा डेंजरस है। 40% कहीं ना कहीं किसी तरह से एडिक्ट हैं। मैंने बोला 13.5 करोड़ ओबेस हैं, और अब तो नई बीमारी कोरोना आई, उसमें तो एक नई बीमारी चली मेंटल डिप्रेशन। और ऐसा बोल रहे हैं अभी डॉक्टर्स कि हर आदमी भयंकर रूप से डिप्रेशन में है। अब इन सबसे निकलने का रास्ता बड़ा ही सिंपल रास्ता, दो ही रास्ते हमारे पास हैं, वैसे तो तीन है, दो को हम एक साथ बोल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स सबको कॉमन, और योगा दूसरा, और तीसरा भोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट भोजन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका खाना भी है, आपकी खुराक भी है, जिसको अगर आप हमारी संस्कृति कल्चर के हिसाब से दाल चावल और सब चीजों में मिक्स करके अगर थाली में रख के खाते हैं तो बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं वो आपको अवेलेबल होती है। पर जैसे ही आप इस बैलेंस डाइट के अंदर समोसे, कचौरी, हम लोग कहते हैं दोस्त और दुश्मन, मैं हमेशा बताता हूँ इनेमी होते हैं हमारे, दोस्तों को हम अपने साथ रखते हैं, मेरे दोस्त है, मेरे साथ रहे, दुश्मन तू मुझे दिखना मत, तेरा चेहरा देखता हूँ तो दिन खराब हो जाता है, मैं ऐसा बोलता हूँ ना। तो ऐसी फूड दोस्त और दुश्मन है, दाल चावल, वेजिटेबल, ककड़ी, कुकुम्बर, पानी वाले फल, ये सारे दोस्त हैं, दूध दही। दोस्त रोज दिखाई दो तुम, सुबह भी दिखो, दिन में भी दिखो, रात को भी दिखो, यानी तीनों टाइम की थाली में दिखो। दुश्मन तुम पिज्जा हो, तुम बर्गर हो, तुम समोसे हो, तुम कचौरी हो, तुम फास्ट फूड हो, तुम हाई कैलोरीज वाले फूड हो, नहीं तुम दुश्मन हो, रोज नहीं दिखना, महीने में किसी दिन दिख जाना कभी। एडल्ट को 2200 और भाइयों को 3000। मगर अगर इससे ज्यादा लेंगे, हाई कैलोरीज लेंगे, एक वन साइडेड कैलोरीज लेंगे, आजकल क्या नया चलन आ गया, क्योंकि नॉनवेज खाते नहीं है, दूध दही भी नहीं लेते हैं, तो एक और नई बीमारी शुरू हो गई है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। 12 के कारण क्या होता है, मांसपेशियां दुखने लगती हैं, तकलीफ में आ जाती है, मेमोरी लॉस होने लगती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्टेड हो जा रहा है। तो अभी क्या है कि जो भी वेजिटेरियन वर्ग है, अगर वो अपने इस खाने के अंदर दूध या दही को शामिल नहीं करेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया से ही मिलता है, आपका दूध बैक्टीरिया, दही बैक्टीरिया, बाकी के फूड से नहीं मिलेगा। नॉनवेज वालों को मिल जाएगा, क्योंकि वो पूरा भोजन जैसे जाएगा वो बैक्टीरिया ही है, अंदर जाके सड़ेगा बैक्टीरिया में, वहां B12 की पूर्ति हो जाएगी, पर इनकी B12 की पूर्ति नहीं होगी। तो एक नई बीमारी आपके सामने, खाने की वजह से भी, खाने से तो ये तीन ही चीजें, आपको अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना है, अच्छा बनाना है, तीन आपके पास ऑप्शन है, बहुत प्यारे ऑप्शन है, जिनको आपको अनिवार्य, कंपलसरी, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी और योग, दो में से चॉइस है, कोई सी भी एक। 45 मिनट प्लस, 45 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए आपकी डेली रूटीन की लाइफ के अंदर, अनिवार्य। आप नहाते नहीं है तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, कैसा लगता है ना, अरे आज नहाए नहीं यार, टूथब्रश आज करा नहीं, अरे कैसा दांत, टूथब्रश नहीं करा। आपको दुनिया में पैदा होने के बाद सीखी गई चीजों को नहीं करने पे इतना अनकंफर्टेबल लगता है, पर जो आप पहली आइडेंटिटी थी जो पेट में आपने बताई थी, वो बाद में आके बंद कर देते, आपको चलता है। मगर अवेयरनेस आई है भाइयों, मैं ये जो बातें कर रहा हूं, मैं खुद सोसाइटी देखता हूं, मैं पिछले कोरोना के समय में भी देख रहा हूं। कोरोना में जो अवेयरनेस, हम कहते हैं ना कोई चीज आपके जीवन में बदलाव लाती है, ये कोरोना भी मॉडिफिकेशन बदलाव लाएगा, जिसको लाइफ मॉडिफिकेशन बोलते हैं। जिस लाइफ मॉडिफिकेशन के कारण आपको ढेरों बीमारियां हुई थी,
ये कोरोना भी आपकी लाइफ में मॉडिफिकेशन कर देगा, हेल्थ इंप्रूव कर देगा आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के, क्योंकि इसने आपको बता दिया है कि आपकी हर्ब्स कितनी इंपॉर्टेंट है, फूड कितना इंपॉर्टेंट है, योग कितना इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपके जीवन को कितना अच्छा बना सकती हैं। अरे हम तो सब जानते हैं यार, अपन तो किसी दूसरे को मेरे को बताना पड़े कि खेल क्या सिखाते हैं। अरे खेल तो बलिदान सिखाते हैं भाई। पूरी दूर तक दौड़ के मैं जाता हूँ बॉल लेके, और एंड में अपने सबसे जो गोल पे खड़ा हुआ आदमी है, अपनी सारी मेहनत उसको दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये गोल मार देगा। मैं पीछे से इतनी मेहनत कर, मुझे ये भी पता है जो मारेगा उसी का नाम होगा, वो पूरी पिक्चर में वही दिखाई देगा। पर इसे सहकार बोलते हैं, कॉपरेशन, जिसकी दुनिया को बहुत जरूरत है, और हिंदुस्तान को तो उससे भी ज्यादा जरूरत है। जहां पे कोई किसी को कॉपरेट नहीं करना चाहता, वहां खेलों के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कॉपरेशन, वो डेवलप हो रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी सारी क्वालिटीज को डेवलप करती हैं, चाहे वो सोशल हो चाहे इमोशनल हो। शर्त एक ही है, बातें नहीं। बोला है ना, कल दौड़ूंगा नहीं, दौड़ जाऊंगा, ये बोलना है। मिल्खा सिंह ने सही बोला, कोई आपको जो साधन से कभी कुछ नहीं होने वाला, साधना इंपॉर्टेंट है, यानी आपको करना इंपॉर्टेंट है। अरे क्या आप अपनी कार का पेट्रोल जला के गए और एक जिम में जाके फिर बिजली भी जलाई और फिर उसके ट्रेडमिल पे दौड़ के आए, ठीक है कोई बात नहीं, वो उस वर्ग को भी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उस वर्ग ने फिजिकल एक्टिविटी तो की, भले उसने प्राकृतिक संसाधन जो थे ना उनको उनको उन्होंने उपयोग किया। वो प्राकृतिक संसाधन रुक भी सकते थे, वो अपने घर से कार नहीं लेके जाते तो खुद ही चले जाते, तो एक प्राकृतिक संसाधन पेट्रोल बच जाता, और दूसरा वो अगर ट्रेडमिल पे नहीं दौड़ते तो बिजली बच जाती। दूसरा प्राकृतिक संसाधन अपने यहाँ अभी भी 70-80% कोयले से बन रही है, नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी बच जाता। मगर वो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी की है, जो इम्पोर्टेंट है, जो इसकी जरूरत है, जो जरूरी है, जो करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें जो हैं हमारे लिए, मेरी हमारी लाइफ के अंदर है। तो सरकार ये भी तो जानती है, क्या स्कूलों में है हमारी बच्चों, बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चलता है जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर चलाता है, सरकार को वो भी पता है। पर कहीं ना कहीं बड़ी गंभीरता के साथ हमें अपने दिल को टटोल के पूछना हो, जब हम कोई प्रमोशन गलत तरीके से, मतलब हमें सिस्टमेटिक ना मिल रहा हो, या हमारा कहीं जो अधिकार है वो अधिकार का हनन हो रहा हो, और हम यूनिटी के साथ जाके अपने उस अधिकार को मांग सकते हैं, ले सकते हैं, तो क्या एक अधिकार ये भी नहीं था क्या स्कूल और कॉलेज के अंदर कि हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम करें, बनाएं, जिससे हमको एक वर्क मिले। मैं तो ट्रेनिंग कॉलेज में हूँ भाई, ट्रेनिंग कॉलेज में सब कर होना पड़ता है, वो तो कंपलसरी है। मैं कुछ बड़े पॉपुलेशन ग्रुप से बात कर रहा हूँ, कि जो ग्रुप, जो मैंने बोला, आप वैसे देश चाहते हैं कि आपका देश का 2 बच्चा गोल्ड मेडल लाए और 95 हृदय की बीमारियों से परेशान रहे? आप ऐसा देश चाहते हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि बहुत अच्छी टीमें बन जाएं, और कितने नंबर कितने होंगे जरा गिन लेना, आप कितने खेलते होंगे, और बाकी सबकी स्थिति मोबाइल में गेम खेल रहे हैं? ऐसी दुनिया चाहते हैं कि आप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? ये आपको करना है। आपको बहुत मौके मिले, मेरा एक हरिंदर इसमें जुड़ा हो तो मैं बोल दूं, हरिंदर के कॉलेज को ऑटोनॉमस का दर्जा मिला, पहली धड़ाके उसने बोला मैं ये योग और फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के रूप में चलाऊंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि इसने देखो वर्क मांग लिया, काम। शिक्षा पढ़ाने में जब पढ़ाते हैं ना, तो स्टेक होल्डर मतलब बच्चा और शिक्षक दोनों के बीच का व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आता है, जिसको एटीट्यूड बोलते हैं।
और जब इन दोनों का एटीट्यूड में थोड़ा परिवर्तन आता है, वो चाणक्य जैसा समझने लग जाता है शिक्षक, साधारण वाली बात, तो ये अपने घर भी जाता है अपने माँ बाप के पास, तो इसके माँ बाप को भी पता चलता है सोसाइटी के एक बहुत बड़े पार्ट हैं वो भी हमारे, उनके वाली पेरेंट, उनका एटीट्यूड भी बदलेगा। मैं यहाँ से व्यायाम शिक्षकों की बात कर रहा हूँ कि यहाँ शिक्षक जो पढ़ाता है उसके लिए कैसे दूर दूर से वाली साइकिल पे चलते हुए आते हैं और पूछते हैं, गणित कौन पढ़ाता है आपके यहाँ, मैथ्स कौन पढ़ाता है, केमिस्ट्री आपके यहाँ कौन पढ़ाता है, मेरे बच्चे का कैरियर कौन बनाएगा। पर उस बेचारे पिता को ये नहीं पता कि मेरे बच्चे की हेल्थ का कैरियर कौन बनाएगा। वो सब भी ले लेगा और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी पाएगा, बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, अपनी साइट पे नहीं पहुंच पाएगा, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, और थ्रू द स्पोर्ट्स आपकी इमोशनल जो मैच्योरिटी है वो स्ट्रांग होती है, और आप एक पैकेज की नौकरी चली जाने पे सुसाइड कर लेते हैं। आपका इमोशनल कितना कितना वीक है। स्पोर्ट्स आपको मजबूत बनाता है। कुछ भी हो जाए, ये तो अपने अपने जानिए, हम लोग जानते हैं अच्छे से, अंत तक हार नहीं मानना। अरे जीतने वालों के साथ तो सब होते हैं भाई, हम तो ऐसे भी हैं कि हार सामने हो तो भी लड़ते हैं और उसको जीत में बदलना बदलना हमको आता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये एजुकेशन डेली लाइफ में हमारे लिए, हमारी आसपास के समुदाय के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।